हाय एवरीवन, वेलकम टू बंधु एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का पेपर हमारा अगस्त में होने वाला है, तो इसके हिसाब से हम लोग के पास बहुत कम समय बचा है। तो चलिए आज हम लोग सीटेट के सीडीपी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारा 25 जनवरी को हुआ था और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सीडीपी तैयार है तो 30 में से आपका कितना आंसर सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है भागना, ऑप्शन नंबर 2 है पकड़ना, ऑप्शन नंबर 3 है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, ऑप्शन नंबर 4 है निचोड़ना। क्या है? जैसे कि ये पूछ रहा है स्थूल गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस मोटर। तो ग्रॉस मोटर के अंतर्गत जैसे इसमें बड़ी मसल्स आ जाएंगी, जैसे कि हमारी लेग की मसल्स हो गई या आर्म की मसल्स हो गई, इसमें हमारी बड़ी मसल्स आ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना, ये हमारी छोटी मसल्स का काम है। लेकिन भागना भागना ये हमारी बड़ी मसल्स का काम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ चलते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन 2 है अधोगामी सिद्धांत, ऑप्शन 3 है पारस्परिक या संपर्क का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है बहिष्कार का सिद्धांत। क्या है? क्वेश्चन कह रहा है जैसे कि बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास को पकड़ना सीख लेते हैं, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा इसमें हो जाएगा शीर्षगामी तो होगा नहीं, और ना ही पारस्परिक या संपर्क का सिद्धांत होगा, बहिष्कार का भी सिद्धांत होगा, बहिष्कार हो नहीं रहा, ये अधोगामी सिद्धांत होगा। अधोगामी को हम लोग समीपस्थ दूरस्थ का भी सिद्धांत करते हैं। इसमें क्या होता है, ये केंद्र की बाहर की तरफ होता है, इसमें केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही, अधोगामी सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर हम लोग चलते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए है आस पड़ोस और मुद्रक संचार, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय और कानून, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक नीति और धर्म, ऑप्शन नंबर 4 है परिवार और आस पड़ोस। इसमें पूछ रहा है बच्चों का, छोटे बच्चों का प्राथमिक संस्था कौन सा है? बताइए आप लोग। प्राथमिक में आ जाएगा हमारा परिवार और आस पड़ोस के लोग, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ना कि आस पास और मुद्रिक के लोग, विद्यालय और कानून ये हमारा द्वितीयक संचार संस्थाएं में आ जाएगा, और सामाजिक नीति और धर्म ये भी द्वितीयक में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चलिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगनात्मक रूप से सोच सकते हैं? जैसे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है संवेदी गामक, ऑप्शन नंबर 2 है भू संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए क्वेश्चन नंबर चौथा में हमारा कौन सा सही होगा? जैसे कि पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा संवेदी गामक का अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष से होता है और इसका 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष होता है और औपचारिक संक्रियात्मक में 11 से 16 वर्ष का होता है। हाँ 16 वर्ष का होता है। तो हम लोग निगनात्मक रूप से सोच सकते हैं। किसमें निगनात्मक मतलब ये होता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ। किसमें बच्चे रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा सकते हैं? तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11 से 16 वर्ष के बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं आ जाती हैं, सोच वो विकसित हो जाती हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं।
5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूपी गिलास दिखाए गए जो दोनों के आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास के अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? जैसा कि रीना कोई बच्ची है और 2 पारदर्शी समरूप गिलास हैं और दोनों मतलब शेप और आकार एक ही जैसे हैं और उसमें दोनों मात्रा में दूध डाला गया है, लेकिन फिर भी एक गिलास तीसरा गिलास लाया गया जिससे उसका आकार उन दोनों गिलास से बड़ा है, लंबा है, थोड़ा लंबा है। तो उसमें वही दूध डाला गया तो उसी बच्ची को लगा कि इसमें ज़्यादा दूध है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये बताइए इसमें कौन सा सिद्धांत होगा? ऑप्शन नंबर ए है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, ऑप्शन नंबर 2 है जुवादी सोच, ऑप्शन नंबर 3 है लाक्षणिक प्रकार और ऑप्शन नंबर 4 है काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। क्या होगा? जैसे कि पता है जीवादी सोच, जीवादी में इसमें कोई निर्जीव चीज़ ना सजीव नहीं हो रहा है, लाक्षणिक प्रकार ना इसमें कोई लक्ष्य का प्रकार हो रहा है, काल्पनिक निगमनात्मक ना कल्पना से अपने नियम को तर्क दे रही है। तो ये विकेंद्रीकरण में कठिनाई उसे हो रही है, बच्ची को विकेंद्रीकरण में कठिनाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? जैसे कि आप लोगों को पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें क्या होता है 3 स्तर होते हैं और 3 स्तर होते हैं। 3 क्या होते हैं? स्तर होते हैं और 6 चरण होते हैं, ठीक है। और 3 स्तर में 2-2 चरण होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि केवल समाज ही तय कर सकता है क्या सही है क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन 2 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन 3 है अधिकारित एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन 4 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। जो समाज से रिलेटेड है तो किस में पूछ रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि अधिकारित एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वें में चलते हैं। लेव वाइगोस्की के विकास के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, ऑप्शन नंबर 2 है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ऑप्शन नंबर 3 है ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ऑप्शन नंबर 4 है बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पढ़ चुके होंगे आप लोगों ने, लेव वाइगोस्की ने पाठ का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इसको फोल्डिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में। इसमें क्या इसके अनुसार से तरीका सही है? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना नहीं, सही जवाब के लिए पुरस्कार देना ये भी हमारा निगेटिव है, जवाब पुरस्कार नहीं देना, बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना ये भी नहीं होगा। पाठ मतलब सहारा देना, संकेत देना, तो हमारा ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारा देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है और आप लोग का कितना नंबर आ रहा है भी बताइएगा। चलिए लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? ऑप्शन नंबर ए है कंठस्थ स्मरण पर आधारित जोर, ऑप्शन नंबर 2 है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर 4 है मानकीकृत पाठ्यक्रम। बताइए कौन सा सही होगा? लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा सही होगा? कंठस्थ स्मरण, इसमें तो ये होगा नहीं, निगेटिव है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, परीक्षा केंद्र ये भी हमारा गलत। मानकीकृत पाठ्यक्रम में ये भी नहीं हमारा होगा। सहयोगात्मक अधिगम, कोई भी चीज़ सहयोग के द्वारा हम लोग लर्निंग कर सकते हैं, ग्रुप में जो भी सीख सकते हैं सहयोग के द्वारा वो हमारा लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह साझा करता है?
एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह साझा करता, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान से निष्क्रिय क्रियात्मक के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 है केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम। ऑप्शन नंबर 4 है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कौन सा सही होगा, एक प्रगतिशील कक्षा के रूप में। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ज्ञान के निष्क्रिय तो होगा नहीं, ज्ञान और केवल व्याख्यान विधि, केवल जिसमें रहेगा उसको आप लोग, और ऑप्शन गलत ही हो जाएगा तो केवल वाला काट दीजिएगा। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम नहीं होगा। ये ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, जैसे ज्ञान में एक्टिव रूप में हम लोग जो भी भागीदारी करते हैं तो हमारा इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा के रूप में हम लोग ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में अपना समय, अपना जो भी ज्ञान है साझा कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। ठीक है। हवा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए है भाषाई। ऑप्शन नंबर 2 है संगीत की। ऑप्शन नंबर 3 है स्थानिक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा है अंतर्व्यक्तिक। जैसे कि आप लोगों को पता है, पढ़ा भी होगा, हवा गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है। तो उन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार बताया है। इसमें रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, जिसमें क्या होगा, और 8 प्रकार की वो बुद्धि कौन कौन से हैं बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बता रहे हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तर्क बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत की बुद्धि की, और एक शारीरिक बुद्धि की, और अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और एक प्राकृतिक बुद्धि होता है। इसमें क्या होता है, वो वस्तुओं को मानसिक और चित्रण परिवर्तन में बहुत कुशल है। भाषाई बुद्धि, इसमें तो भाषाई हो ही नहीं रहा है। ठीक, ना ही संगीत, उसमें कोई संगीत भी नहीं कर रही है, ना अंतर्व्यक्तित्व करे, वह स्थानिक है क्योंकि वो मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 3 है भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर 4 है भाषाई अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कौन सा सही होगा। जैसे कि अपने विचारों को मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद कर सकती है, क्या होगा। जैसे कोई बच्चा है, वो मौखिकरण के रूप में अपने सवाल को ढूंढने के लिए किस अवसर का वो मदद लेना चाहता है। बताइए। भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं, यहाँ पे नहीं है तो इसलिए गलत हो गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला कट हो जाएगा। जैविक परिपक्वता भाषा विज्ञान के लिए जिम्मेदार है, नहीं। भाषाई अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, क्या करती है, सुसाधित करती है, क्योंकि हम लोग जो भी मौखिकरण करते हैं अपने सवाल को ढूंढने में मदद करते हैं और वो हमारे भाषा को सुसाधित करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा 11 का। 12 चलते हैं। जेंडर, ये प्रश्न तो कन्फर्म में आएगा पेपर में, इसको आप लोग ध्यान में रख के कीजिएगा। जेंडर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 है हमारा, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। ऑप्शन नंबर 2 है गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होती है। या ऑप्शन नंबर 3 है एक जन्मजात जैविक गुण है। या ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित नहीं होती है, क्या हो जाएगा। जैसे कि पता है जेंडर हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा सामाजिक से रिलेटेड है।
ठीक है, सामाजिक से रिलेटेड है। तो किस में आ जाएगा? एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ लेता लिंग क्या है, लिंग और डैश कर देता, तो क्या आप लोग लगाते हैं? जैविक, जैविक, जैविक संरचना है। लिंग हमारा जैविक संरचना है, जेंडर हमारा सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 चलते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रमों होने से सभी बच्चों के सीखने में अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है सही है, क्योंकि कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 है गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। ऑप्शन नंबर 4 है गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित करता है और वे खोए हुए महसूस कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन में दिया है गलत है, ये तुम्हारा पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो कौशल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सीखने में, बच्चों को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण करता है। तो ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सही है, क्योंकि कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध नहीं करता है, ये कौशल के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। जैसे कोई सामाजिक में, कोई आर्थिक में, कोई संस्कृति में। कोई भी बच्चा सामाजिक से रिलेटेड बातें बताएगा, कोई आर्थिक से रिलेटेड, कोई संस्कृति से रिलेटेड, तो वो अलग अलग कौशल से अलग अलग ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संदर्भित, ऑप्शन नंबर 2 है मानकीकृत, ऑप्शन नंबर 3 है मानदंड संदर्भित, ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापक अभिमुखी। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या होगा? अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? मानकीकृत गलत, मानदंड संदर्भित नहीं, अध्यापक अभिमुखी नहीं, ये संदर्भित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। एक अध्यापिका द्वारा बनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। ऑप्शन नंबर 2 है किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 3 है प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। ऑप्शन नंबर 4 ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना है जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। क्या होगा? एक अध्यापिका है जो नई युक्तियों के लिए सृजनात्मक सोच किसमें बढ़ावा होगा? बच्चों के लिए वो किसमें वो सृजनात्मक सोच को अपने बढ़ावा देंगे? वो कंठस्थ याद करने के लिए बड़े बड़े गद्यांश याद कर लेंगे तो हो जाएगा गलत। किसी समस्या को अभिसारी तरीके से नहीं सोचना चाहिए, अपसारी, ठीक है। और प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना भी गलत हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की, नवाचारी मतलब अलग अलग तरीके से समस्याओं को अलग अलग तरीके से उसको सॉल्यूशन को ढूंढना। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में सफल समावेशी हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है अनुगम्य पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 है उचित समायोजन, ऑप्शन नंबर 4 है अनुगम्य दुर्गम इमारती संरचना। वंचित वर्ग, जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते होंगे, पढ़ने उड़ने नहीं जाते होंगे, तो उन विद्यार्थियों को के लिए सफल होने के लिए किस प्रकार का हम लोग समावेशन हेतु किस प्रकार का हम लोग को उसका टाइम जो भी क्लास में बनाना चाहिए? क्या होगा? परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, उचित समायोजन उनके लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए नहीं, अगमनमय या दुर्गमी इमारती संरचना उन्हें वो बड़ी बड़ी इमारतों में बैठाना चाहिए।
नहीं। अनुगमय पाठ्यक्रम जैसे कि जो बच्चे एक साथ पढ़ते हो, समावेशी शिक्षा हो, एक साथ पढ़ना बोलना लिखना जो भी उन इंक्लूडिंग क्लास होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशी की विचारधारा आधारित है? ये तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ये तो डेफिनेटली आएगा पेपर में। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशी की विचारधारा आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है समता, ऑप्शन नंबर 2 समानता, ऑप्शन नंबर 3 अलगाव, ऑप्शन नंबर 4 है पक्षपात। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम देखना चाहेंगे किसका आंसर सही हो रहा है। क्या होगा? समता, समानता, अलगाव या पक्षपात? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? समानता होगा, ना ही अलगाव होगा, ना ही पक्षपात होगा, हमारा समता पे होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, समता पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अवधान न्यूनता अधिक क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? अवधान न्यूनता क्रियाशीलता से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, ऑप्शन नंबर 3 है लंबे निर्देशनों को सुनते समय धैर्यवान रहना, ऑप्शन नंबर 4 अकूल होना। क्या होगा? उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता में नहीं, इसमें इसके लक्षण नहीं होते हैं, बहुत सचेत भी नहीं होते हैं, लंबे निर्देशनों को सुनते समय धैर्यवान रहते हैं, नहीं, ये आकुल होना, इस पर आकुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसमें बच्चे आकुल हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? जो एक्टिव वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या इसमें से सही है? ऑप्शन नंबर 1 है वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या होगा बताइए आप लोग? बहुत आसान प्रश्न है। वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, गलत। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, गलत। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, ये सृजनात्मक बच्चे का लक्षण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौतियों पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है? बताइए। पहला हमारा हो जाएगा ऑप्शन व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा संज्ञानात्मक नगम्यता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। क्या होगा? अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण नहीं, संज्ञानात्मक नमयता का ये भी नहीं, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, केवल सामाजिक में बताया इसीलिए कट गया। व्यापक तथ्यात्मक जानकारियों का प्रतिधारण करना, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, व्यापक तथ्यात्मक जानकारियों का प्रतिधारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है व्यवहार के अनुकूलन के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। क्या होगा? एक प्रभावशाली जैसे कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उन्हें दी गई जानकारी को याद करने के लिए करना चाहिए, नहीं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ना ही व्यवहार के अनुकूल के लिए।
पाठ्य सामग्रियों को वास्तविक जीवन मतलब रियल लाइफ से जोड़कर उन्हें बताना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? यहाँ पे पूछ रहा है कमतर, ध्यान से पढ़िएगा, कमतर आंकता है। ऑप्शन नंबर 1 है खोजी अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 है सहज अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर 4 है निष्क्रिय नकल। जो कमतर आंकता हो बताइए क्या होगा? खोजी अधिगम ये तो सही है, सहयोगात्मक अधिगम ये भी सही है, सहज अनुमान लगाना ये भी सही है, लेकिन निष्क्रिय नकल ये गलत हमारा है। अब पूछा ही गलत, इसीलिए गलत ही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा, निष्क्रिय नकल। चलिए आ गए हम लोग कथन और तर्क पे। इस तरह का प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर में 1-2 प्रश्न जरूर पूछ लेगा कथन और तर्क से रिलेटेड। तो हम लोग इसको सॉल्व को करेंगे, अच्छे से करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। कथन क्या कहता है? किसी नए संप्रदाय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से सक्रिय करना चाहिए। तो सही है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ए और आर सही व्याख्या करता है। ए और ऑप्शन नंबर 2 ए और दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 है ए आर दोनों सही है। बताइए क्या होगा? किसी संप्रदाय को पढ़ने के लिए अध्यापिका को, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 23 ना? हाँ बताइए क्या? किसी नए संप्रदाय को पढ़ने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से सक्रिय करना चाहिए। जैसे कि कोई भी पाठ को हम लोग क्लास में पढ़ाने से पूर्व बच्चे के उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करना चाहिए, तभी वो बच्चे उस पाठ में रुचि लेंगे, तभी उसको पढ़ेंगे, तभी वो जानेंगे। तो हमारा ये कथन तो सही लग रहा है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अधिगम की प्रकृति क्या होती है? अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। सक्रिय, ऑप्शन नंबर ए सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन 2 है निष्क्रिय सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 4 निष्क्रिय व्यक्तिगत। क्या होगा? निष्क्रिय तो होगा नहीं, जिसमें होना ही व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत निष्क्रिय नहीं। सक्रिय और सामाजिक, अधिगम क्या है? सक्रिय और सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी युक्ति समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? ऑप्शन नंबर 1 है स्मृति सहायक विधि, ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण, ऑप्शन नंबर 3 है प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन नंबर 4 है कलन विधि। क्या है? समस्या समाधान विधि के लिए कौन प्रभावशाली है? मेरे हिसाब से तो स्मृति सहायक विधि भी सही है, अन्वेषण भी सही है, कलन विधि। वे प्रक्रियात्मक स्थिरता आ जा रही है ना, तो ये गलत हो जाएगा। किसमें 1 2 4 है? 1 2 4, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर से आ गया हमारा कथन और तर्क वाला। देखिए 2 टाइप का प्रश्न मिल गया। आप लोगों को भी पेपर में 1-2 प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, ध्यान से पढ़िएगा। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रमित ही क्यों ना हो। सही बात है। तर्क क्या कहता है? भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा कठिन सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 है ए आर दोनों गलत है। क्या होगा? जैसे कि ये कथन हमारा कर है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार को साझा करने के लिए उस क्लास में प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि उनके जो भी विचार हो, उन बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आपके जो भी मन में हो, भ्रांतियाँ जो भी आपके डाउट हो, क्लास में पूछ सकते हैं। तो वो तर्क कर रहा है भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा सहज सिद्धांत होती हैं
जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि वो अपने जो भी भ्रांतियाँ हैं, अपना जो भी गलत भावना है, जो भी प्रश्न को लेकर मन में जो भी है कि ये नहीं ये है, इसका प्रश्न है ये है, इसका उत्तर ये, जो भी उनकी भ्रांतियाँ हैं अगर ये क्लास में साझा करेंगे तभी उन भ्रांतियों से रिलेटेड उनके जो भी अधिगम में जो भी उनकी त्रुटियाँ होंगी वो सही हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है उचित स्तरीय द्विविषयता समस्या समाधान कौशल को बेहतर करती है। ऑप्शन नंबर 2 है संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 3 है निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को भी प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर 4 है शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभी प्रेरित करती है। क्या होगा? संवेग और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? आप लोगों ने संवेग और संज्ञान को अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप लोग अच्छी तरह कर लेंगे, हमको पता है। तो क्या होगा? शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित करता है? नहीं, गलत है। निराशा अधिगमकर्ताओं के लिए अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित है? गलत है। उच्च स्तरीय द्विविषयता समस्या समाधान कौशल को बेहतर करती है? नहीं। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए महारत उन्मुखी, ऑप्शन नंबर 2 है प्रदर्शन उन्मुखी, ऑप्शन नंबर 3 असफलता स्वीकृति, ऑप्शन नंबर 4 सफलता परिहार। क्या होगा? सफलता परिहार? गलत। असफलता स्वीकृति, प्रदर्शन उन्मुखी, महारत उन्मुखी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए आते हैं। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा है विचार वेश संकल्पना मानचित्र। ऑप्शन नंबर 2 निष्क्रिय नकल अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 3 है चर्चा समालोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर 4 है स्कीमा सक्रियता और अधिगम असक्तता। क्या होगा? ध्यान से पढ़ के कीजिए, इसको फिल करना है। विचारवेश संकल्पना मानचित्र नहीं, निष्क्रिय नकल अनुसंधान नहीं, चर्चा समालोचना नहीं, स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जबकि अधिगम असक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3 है अधिगमकर्ता केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 है बहिष्कार केंद्रित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में पेपर में 1-2 प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। क्या होगा? परीक्षा केंद्रित नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं, बहिष्कार केंद्रित नहीं, अधिगमकर्ता केंद्रित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों के 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप लोगों को CDP का ये 30 प्रश्न कैसा लगा, डिस्कस हुआ, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।